सॉरी, सॉरी, रियली सॉरी। अब अम्लीय मृदा पढ़ रहे थे, सॉल्ट अपडेट पढ़ ली थी सारी, हेडिंग डाली अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा ऐसी मृदा है जिनका पीएच 7 से कम होता है, और इवन 6.5 से कम होता है। क्योंकि सोइल में आपको याद रखना है, सोइल साइंस में 6.5 से लगाकर 7.5 तक इन सभी मिट्टियों को हम क्या कंसिडर करते हैं? उदासीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन मृदाओं का इससे ज्यादा पीएच है वो कैसी है, और जिन मृदाओं का इससे कम पीएच है उसको कैसी है? तो याद रखना, ऐसी मृदा जिनका पीएच 6.5 से कम हो क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा कहलाती है। जिनका पीएच 6.5 से कम हो क्या कहलाती है? और 7.5 से ज्यादा हो? क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा, पेज छोड़ने, छुड़वा दो आराम से। तो लिखो ऐसी मृदाएं, अम्लीय मृदा लिखो ऐसी मृदाएं, कैसी मृदाएं? ऐसी मृदाएं। अम्लीय मृदा हेडिंग लिखी थी ना? नहीं लिखी तो लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। मैं लिखवा देता हूं, ऐसी हेडिंग लगानी है, देखो अ, आधा म, ल बड़ी की मात्रा और य। लिख दिया? अम्लीय मृदा लिखा? कैसी? अच्छा वो तुम्हारे आगे बोल लेते हैं, मुझे लगता है बेसिक मृदा में, बेसिक कौन सी होगी? एसिडिक। ओके लिखो ऐसी मृदाएं जिनका पीएच, ऐसी मृदाएं जिनका पीएच 6.5, ऐसे लिखते देखो 5, जिनका पीएच 6.5 से कम हो, 6.5 से कम हो, कम हो, अम्लीय मृदाएं कहलाती है। अम्लीय मृदाएं कहलाती है। कोई दिक्कत? पीएच किससे कम होना चाहिए? 6.5 से कम होना चाहिए। किससे पीएच? आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है? ओके, क्या बात। अम्लीय मृदाएं जिनका पीएच 6.5 से क्या हो? कम हो। जिनका 7.5 से ज्यादा हो? क्षारीय। ऐसी साल्ट अपग्रेड सोइल कितने टाइप की? लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय। पढ़ लिया था सारा। उनका क्षेत्रफल कितना है भारत में? अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है भारत में? 90 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? तो लिखो भारत में, भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है कुल? 90 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन इस 90 मिलियन हेक्टेयर, 90 मिलियन हेक्टेयर के अंदर हम टोटल खेती नहीं करते। खेती योग्य मृदा कितनी अम्लीय है? तो इसकी जस्ट आधी, या फिर आधी से थोड़ी सी ज्यादा। तो याद रखना, खेती योग्य जो आपकी भूमि है, जहां एग्रीकल्चर हो रही है, वो है 49 मिलियन हेक्टेयर। कितनी है? 49। अरे ये तो ऐसी मृदा है जैसे जंगल की मिट्टी। खेती करते हैं क्या जंगल में? नहीं करते ना। तो जंगल की मिट्टी, खेत की मिट्टी, और कोई आपके बाग बगीचे की मिट्टी, सब मिला के कितनी है? और सिर्फ खेती वाली मिट्टी कितनी है? 49 मीटर, 49 मिलियन हेक्टेयर। बस दो बातें याद रखनी। राजस्थान में अम्लीय मृदाएं कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। अम्लीय मृदाओं की कोई ज्यादा प्रॉब्लम राजस्थान में, तो राजस्थान का आपको एरिया कभी पूछेंगे नहीं। अब अम्लीय मृदाएं जो है वो क्यों बनती है, तो लिखिए अम्लीय मृदाएं बनने के कारण। अम्लीय मृदाएं बनने के कारण क्यों बनती है अम्लीय मृदाएं?
अम्लीय मृदाएं बनने के कारण, क्या कारण है भाई अम्लीय मृदाएं बनने के, क्यों बनती होगी? सबसे पहले मैंने कहा था कोई उत्तरदायी होता है किसी के बिगड़ने या सुधरने में, तो कौन? पैतृक पदार्थ, पेरेंट्स। तो याद रखना सबसे पहले पेरेंट्स। अच्छा, अब कोई अम्लीय ही पैतृक पदार्थ है तो बनने वाली मिट्टी भी कैसी बनेगी? अम्लीय बन जाएगी। तो अम्लीय पैतृक पदार्थ कौन से? ग्रेनाइट, पत्थर। और यदि ग्रेनाइट और बालू पत्थर है तो उससे बनने वाली मिट्टियां भी कैसी? अम्लीय। तो पहले नंबर पे लिखिए पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल, मम्मी पापा। पैतृक पदार्थ, इसके अंदर लिखिए, लिखिए अम्लीय पैतृक पदार्थ से, अम्लीय पैतृक पदार्थ से, अम्लीय पैतृक पदार्थ से बनने वाली, अम्लीय पैतृक पदार्थ से बनने वाली मृदाएं अम्लीय होती है। अम्लीय पैतृक पदार्थ से बनने वाली मृदाएं अम्लीय होती है, जैसे ग्रेनाइट व बालू पत्थर से निर्मित मृदाएं, क्योंकि दोनों किस प्रकृति के हैं? अम्लीय प्रकृति। फिर मैंने कहा था कि पेरेंट्स यदि सुधार भी दे लेकिन दोस्त बिगड़े हुए हो तो फिर आदमी सुधर नहीं सकता। सेकेंड है आपका क्लाइमेट, आपका वातावरण, आपका जो आस पड़ोस का जो वातावरण है, आप किसके साथ रहते हैं, किस एनवायरमेंट में रहते हैं, वो एनवायरमेंट जरूरी है। दूसरे नंबर पे लिखिए जलवायु। दूसरे नंबर पे क्या है? जलवायु। जलवायु खराब तो मिट्टी भी, और जलवायु अच्छी तो मिट्टी भी, तो जलवायु पे। अच्छा, इसमें जलवायु क्या ध्यान रखना कैसे, यदि बारिश ज्यादा होगी तो सारे लवण क्या हो जाएंगे? निक्षलित, घुल के चले जाएंगे। तो लवण सारे चले गए तो पीएच क्या हो गया? कम। तो याद रखना जहां पे बारिश ज्यादा होती है, जहां पे, या सेकंड जहां पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे क्षारीय मृदाएं बन रही थी, लवण प्रभावित, और जहां बारिश कम हो रही थी वहां पे भी क्या बन रही थी? क्षारीय। अब इसका जस्ट उल्टा, ज्यादा बारिश को हम बोलते हैं नमी वाला स्थान, आर्द्र स्थान, तो और कम बारिश वाला शुष्क। तो अब वहां शुष्क था, यहां क्या हो जाएगा? आर्द्र स्थान। अच्छा, वहां कैसी जलवायु? उष्ण, तो यहां कैसी हो जाएगी? शीत है। तो यार लिखना आर्द्र व शीत जलवायु। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्द्र जलवायु। क्यों? इसको स्टार पॉइंट कर लेना आर्द्र जलवायु को, क्योंकि क्या होगा? अधिक वर्षा के कारण क्या हो जाएगा? ठीक है, आर्द्र जलवायु, अधिक वर्षा के कारण क्षारीय लवणों के निक्षालन से कौन सी मृदाएं बनती है? अम्लीय मृदाएं बनती है। ज्यादा बारिश होगी तो लवण सारे घुल के क्या हो जाएंगे? नीचे चले जाएंगे, और पीछे मिट्टी कैसी रह जाएगी? अम्लीय मिट्टी रह जाएगी। स्वाद में कैसी? अरे अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? टेस्ट मत कर लेना, टेस्ट करके पता लगा सकते हो मिट्टी का। तुमने मिट्टी टेस्ट की है कभी? सबने की है, कोई झूठ मत बोलना। जियोफेजिया कहते हैं इसको, मिट्टी के खाने को क्या बोलते हैं? जियोफेजिया। ये सबकी कॉमन एक बीमारी है, बचपन में सब खाते हैं, फिर किसकी बीमारी छूटती नहीं है तो फिर बड़े होके भी खाते हैं। ऐसे है कोई? इसका तुम्हें बड़ा पता है, तुम्हारा नहीं पता, साथ ही रहता है। तो तुम मिट्टी सप्लाई करते हो इसको। कौन सी वाली खाना पसंद करता है? काली मिट्टी। ओके, तो पहले नंबर पे, पहले कितना अच्छा लड़का है यार रियली। और आदमी में बताऊं सबसे महान वो है कि कोई आपकी मजाक बना रहा है, आप हंस रहे हैं तो ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है बोलो, क्योंकि उसको पता है सच कि मैं खाता नहीं हूं है। अरे वो शकल से पता चला कि मिट्टी खा के जिंदा।
कोई मिट्टी खा के जिंदा नहीं रह सकता भाई, और रेगुलर बेसिस पे खाए तो आदमी मर जाए नहीं। हाँ, नमक, नमक तो नहीं खाता, अरे नमक मिला के मिट्टी फ्राई, सॉल्टेड मिट्टी। ओके, दूसरे नंबर पे आपको हुआ पैतृक पदार्थ। तीसरे नंबर पे लिखिए अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। अब उर्वरक ही अम्लीय है तो सोइल में डालेंगे तो मिट्टी भी कैसी हो जाएगी, अम्लीय। तो तीसरे नंबर पे लिखिए अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर्स। अब अम्लीय उर्वरक कौन कौन से? जितने भी नाइट्रेट वाले थे वो थे क्षारीय। अब जितने भी अमोनियम वाले, जिसके भी नाम में अमोनियम आएगा वो सारे कैसे? तो याद रखना अमोनियम उर्वरक सारे अम्लीय होते हैं। पहली बात तो ये लिख लो, अमोनियम उर्वरक, अमोनियम उर्वरक अम्लीय होते हैं। और नाइट्रेट उर्वरक, तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होगा भाई? अपन ने कहा अमोनियम जितने भी है वो सारे अम्लीय और नाइट्रेट सारे क्षारीय, तो अमोनियम नाइट्रेट नहीं, अमोनियम नाइट्रेट भी अम्लीय है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन है। ध्यान रखना यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि तुम सब कंफ्यूज जाओगे। सर ने बोला अमोनियम सारे अम्लीय, नाइट्रेट सारे क्षारीय, अम्ल सारे अभिक्रिया क्या उदासीन हो गया? नहीं, अमोनियम नाइट्रेट अभी लिखा हूँ अम्लीय उर्वरक है। कैसे उर्वरक है? लेकिन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट KAN, सॉरी CAN, कैन पढ़ा है ना, जिसको बोलते किसान खाद, और वो किसान खाद जो है वो कैसी है? उदासीन है। कैसी है? अभी लिख लेंगे, ये लिखो पहले अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग और कौन कौन से उर्वरक है। तो मैं यहां पे तो लिख रहा हूं अम्लीय उर्वरकों के नाम कि कौन कौन से उर्वरक पढ़ेंगे अपन। फिर उनके अपन को एक और चीज पढ़नी है, वो है तुल्यांकी अम्लीयता। उसकी थी क्षारीयता, इसकी क्या होगी? तुल्यांकी अम्लीयता। देखो कितना याद है, अभी पता लगाते हैं। शकल से सबसे इंटेलिजेंट लड़के से पूछेंगे, ये भैया मेरे शकल के बैठे हैं, हाँ आप में से कोई से खड़े हो जाओ। शकल मेरे से भी आपकी सुंदर है वैसे, आप खड़े हो, बहुत सुंदर हो आप, बहुत सुंदर। लेकिन अब ये क्वेश्चन है आपका कि कैल्शियम साइनामाइड की तुल्यांक की क्षारीयता कितनी होती है? कैल्शियम साइनामाइड की 63। बहुत बढ़िया। आदमी है ना, एक ही टाइम पे सुंदर हो और दिमाग से भी तेज हो, बहुत कम मिलते। देख लीजिए भैया को, सुंदर भी है और दिमाग से भी तेज है। 63 बिल्कुल सही है। ओके, बहुत बढ़िया। नहीं, ताली नहीं बजानी है सिलेक्शन के बाद। ओके, सेकेंड नंबर पे सुंदर बच्चा कौन है? आप खड़े हो जाओ, सामने मत देखो, क्वेश्चन पूछ लूंगा, खड़े हो जाओ। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप बताओ सोडियम नाइट्रेट की कितनी होती है तुल्यांक की क्षारीयता? 29। क्या बात है, आदमी पूरी क्लास ही भरी पड़ी है क्या टैलेंट लोगों से, सुंदर भी और टैलेंटेड भी। बहुत बढ़िया। तो याद है वो कैल्शियम साइनामाइड, सोडियम नाइट्रेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट 26। ओके, और आपका पोटेशियम नाइट्रेट 21। 4 याद है? ओके, ऐसे ही 5 7 इसमें भी याद कर लेते, कर ले। ओके, अम्लीय क्या हुआ? हाँ, अरे बोलो रे यार, तुलांक की अम्लीयता, मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? पहले नंबर पे लिखो एनहाइड्रस अमोनिया। कौन सा हाइड्रस? कौन सा हाइड्रस अमोनिया? एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया की कितनी होती है? 148, 148। दूसरे नंबर पे अमोनियम क्लोराइड, बोलो अमोनियम। देखो दोनों में अमोनिया अमोनिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारे अमोनियम वाले कैसे होते हैं? अम्लीय। कितनी होती है? 128, 128। तीसरे नंबर पे, कितने टैलेंटेड बच्चे, सब पता है इनको, मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूं बस। तीसरे नंबर पे अमोनियम सल्फेट, बिल्कुल सही बता रहे हो, अमोनियम सल्फेट। अब तो मुझे पढ़ के आने की भी जरूरत नहीं है, तुम बता दोगे वैसे ही पढ़ा दूंगा। अमोनियम सल्फेट कितना लिखूं? 100। अच्छा, कभी क्वेश्चन में 110 के आसपास वाला हो तो भी कर लेना, कहीं कहीं एग्जाम में 107 भी दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? तो याद रखना, भूलना मत, ये भी कभी ऑप्शन में आ जाए तो डरना नहीं है, जो 110 के पास वाला है उसी को कर लेना है। 4 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या लिखूं? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। क्या लिखेंगे? हाँ, एक नया ऐड कर लेते हैं पिछली बार से, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तुम्हें भी ये तो पता चलनी चाहिए ना, सर को थोड़ा सा ज्यादा ही आता है हमने से तो, है? ओके, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट
कितने टैलेंटेड भाई, इसका पता है इनको 93। वाह। अब 5 नंबर पे क्या लिखूं? यूरिया। वाह रे वाह, सब पता है इनको। यूरिया, यूरिया का कितना? अच्छा 84 नहीं है तो 80, लेकिन बहुत बार ऑप्शन में क्या आ जाता है? 84 भी आ जाता है। कोई सा भी ऑप्शन एक ही आएगा, नो टेंशन, दोनों नहीं आएंगे। टेंशन लो ही मत, दोनों ऑप्शन में आएंगे, ऐसा कभी हो और हुआ तो क्वेश्चन डिलीट होगा 101%, क्योंकि बहुत सारे कहता हूँ 80 भी है 84 है, लेकिन जो पहला लिखा है वो ज्यादा परफेक्ट है, तो 80 कर देना। अच्छा 5 नंबर लिख लिया। 6 नंबर पे अच्छा आपको याद रखना, एक तो है डीएपी, डीएपी का है 77, एक है एमएपी, एमएपी का है 55। अरे ये म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं है, ये है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी होता है, ये एमएपी, कंफ्यूज मत होना। और लास्ट नंबर पे एक लिख लीजिए, कितने नंबर? 8 नंबर पे। 8 नंबर पे लिखिए अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का कितना है? क्या बात है यार, मैं तो आज कसम से फिदा हो गया तुम लोगों पे। अमोनियम नाइट्रेट 60, कितना है? 60। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट करके लिखिएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसका कितना होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट याद तो है, रटा हुआ तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसका होता है 0, तभी तो ये कैसा होगा? उदासीन। तो 0 लिख लेना, तभी तो उदासीन होगा। अरे 25 होगा, 30 होगा, तो फिर तो अम्लीय हो जाएगा ना। 0 है मान, मतलब ये ना अम्लीय है ना क्षारीय है। याद कर लेना, लिख लो। एक बार तुम्हारे एग्रोनॉमी वाले सर और लिखाएंगे तुम्हें, तब लिखवा लिया क्या? तभी तो। अरे ऐसे नहीं बोलना होता है। अब मुझे लगेगा ना कि तुम्हें लिखवाया इसलिए याद है। हाँ नहीं लिखवाया है, तुम टैलेंटेड हो। हाँ उनको लिखवाया होगा, तुम्हें तो सब आता है पहले से ही। ये एमओपी नहीं है, एमएपी है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनोडाई अमोनियम नहीं। चलो लिख लिया, याद करो वापस। एनहाइड्रस अमोनिया 148, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, क्या बात, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट 93, यूरिया 80, ओके। डीएपी, एमएपी, ओके, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जी उदासीन होता है। हाँ लिख दिया। 3 नंबर हुआ अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। 4 नंबर पे लिखो कार्बनिक खादों का प्रयोग। जितने ज्यादा कार्बनिक खाद डालेंगे मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय होगा। लिख लिया ना सबने? ओके, कार्बनिक खाद का प्रयोग या खादों का प्रयोग 4 नंबर पे। लीजिएगा साथ साथ में। कोई कारण बता सकता है अम्लीय क्यों होती है कार्बनिक खाद के प्रयोग से? हैं? कार्बनिक खाद के प्रयोग से मृदा अम्लीय क्यों होती है? क्या है? आज तो पहुंचेगा ही नहीं, कोशिश करते हैं। नहीं नहीं नहीं, पक्का इस बार फेल हो गया तो ताली बजाओ इसके लिए। रियली आज अपने को सीखने को मिली है कि हम प्रयास करते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि वहां हाथ नहीं पहुंचेगा, मतलब पहले ही हार मान लेते हैं। फिर ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं सर आप कर लोगे, फिर एक बार करते हैं हार जाते हैं अपन, एक बार फेल हो जाते हैं। पहली बार सरप्राइज दो, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। इसने बोला सर और प्रयास करो, मैंने माना नहीं, लेकिन फिर बोला नहीं सर करना ही पड़ेगा, किया तो ऑन हो गया। क्योंकि जो लोग जानते हैं ना रिजल्ट क्या आने वाला है, ये मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपको भी यही सीखना है। पहली बार तो आप हार माननी नहीं है, फिर पहले प्रयास में हार जाओ तो भी हार। क्या बात है। एडिसन भैया को जानते हो?
एडिसन भैया, बल्ब का जिन्होंने किया था, उन्होंने कितनी बार किया पता है प्रयोग? 1000 बार प्रयोग किया, फेल होते रहे, लेकिन बाद में एक और प्रयोग किया ऐसा, उसमें क्या हो गए? पास हो गए। स्टीव जॉब्स को जानते हो, जिन्होंने आईफोन एप्पल की कंपनी की सबसे पहले शुरुआत की, मालिक थे सबसे पहले, उनको खुद की कंपनी से निकाल दिया था। 17 साल की उम्र में उनको कॉलेज से निकाल दिया। और वो बंदा आज आज सब चाहते हैं कि सुपरवाइजर बनके सबसे पहले कोई मोबाइल लूं तो कौन सा लूं, लैपटॉप हो तो कौन सा हो, घड़ी हो तो कौन सी हो, समझ, जितने भी गैजेट्स है कौन से हो, तो आईफोन एप्पल। अरे नहीं चाहते क्योंकि औकात नहीं अपनी। बाकी मैं तुझे अब बोलूं एप्पल का आईफोन, मैं आईपैड गिफ्ट कर रहा हूं, कौन मना करेगा भाई? सबसे महंगे आते हैं और अच्छी क्वालिटी के आते हैं, तो अपन बोले नहीं लूंगा, मतलब ले नहीं सकता। मेरे भी इच्छा है, लेकिन मैं बहुत बार बोलता हूं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं आईफोन। पसंद क्या, आदमी के पास में 1 लाख रुपए हो तब जाके खरीद पाए वो, समझ रहे? तो थोड़ा महंगा आता है, तो महंगा आता है तो अपन अपने गरीबों के आईफोन वीवो से ही काम चला रहे हैं। नहीं अपने पास नहीं है, गरीब है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ, कार्बनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय क्यों हो जाती है? क्योंकि कार्बनिक खाद डालेंगे तो वो सड़ेंगे, और सड़ने से अम्ल स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं? तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। और 5वें नंबर पे लिखो लास्ट, एक रीजन और है। जानते हो उसके बारे में? बहुत बार घर पे बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि पहला बारिश है या दूसरी बारिश है मत ना, पानी गंदा है। बारिश ऊपर किसने गंदा किया पानी को? तो बोले कि इंद्र देवता और वो सब नहाते हैं तो उनका पानी है पहली बार, उनके अवशिष्ट पदार्थ थे, इसमें नहीं ना, क्योंकि अपन मानते नहीं है, उनको भी साइंस नहीं पता। बहुत सारी चीजें हमें पूर्वजों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बातों के रूप में मिली, उनके कारण नहीं पता, लेकिन पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। जैसे तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, हर रोज अपन पानी देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। अच्छा, हमने क्या कहा कि तुलसी का पौधा क्यों है? कि पूजनीय है, इसमें माता जी रहते हैं, फिर तुलसी को माँ का रूप दे दिया, फिर उनकी शादी भी करवाते हैं, तुलसी विवाह आपने सुना होगा। ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, हमने आपने देखा होगा गांव में कोई पेड़ पौधा होगा, सब पेड़ पूजनीय है, लेकिन उनमें भी आपका जो पीपल का है या फिर बरगद का है वो बहुत ज्यादा पूजनीय है। क्यों? क्योंकि पेड़ों के राजा है, रानी, ऐसे बोल के उनके भगवान का निवास होता है, ऐसे बोल के हम करते हैं। गाय को हमने पूजनीय बोल दिया, क्यों? क्योंकि गाय से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। गाय का हर अपशिष्ट पदार्थ, मतलब आप देखेंगे, आप खाद पढ़ते हैं, कार्बनिक खाद बनाने के लिए सबसे ज्यादा गाय का जो अपशिष्ट है वो यूज होता है। बाकी मिल्क वगैरह तो यूज होता ही है। तो याद रखिए, जहां से फायदा ज्यादा था हमें, उनको हमने भगवान का रूप मान के, क्योंकि बाकी तो हम मानेंगे नहीं, हम उनके जो संरक्षण करना है वो करेंगे नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें जब भी कुछ बोला जाता है, पूर्व कारण उनको भी नहीं पता, लेकिन मान लेना है। क्यों मान लेना है? क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिक है। जैसे कि आपको पहली बारिश के बारे में मना करते हैं, रात में किसी बड़े वृक्ष के नीचे सोने से मना करते हैं, इसके रीजन है। और बोलते हैं कि रात में भूत आता है, पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं, तो आत्माएं वापस आती है, अपने यहाँ नीचे सोए हुए देखते हैं तो यहाँ आके बैठ जाती है, तो दम घुटने लगता है। आपको लगता है हाँ, दम घुट के ही मरता है आदमी? रियल में जब बड़े वृक्ष के नीचे या जंगलों में सो जाए तो दम घुट के ही मरता है आदमी। क्यों मरता है दम घुट के? क्योंकि रात में पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, CO2 छोड़ते हैं, अपन भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब अपन यहां समझते हैं कि पहली बारिश में क्यों नहीं करना चाहिए स्नान। किया तो नहीं कभी? अच्छा, करते हैं तो अभी आपने देखा होगा बहुत बार फोड़े फुंसियां वगैरह हो जाती है, लेकिन सेम आप बहुत दिनों बाद जो बारिश हो रही है उसके बाद में, मानसून के आधे पीरियड में बाद में आप करेंगे बारिश से स्नान, तो आपके फोड़े फुंसियां सही भी हो जाती है। बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई एजेंट भी है वाटर। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि जब हम प्रदूषण करते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं या फिर कोई भी अपना चिमनी का धुआं वगैरह, फैक्ट्रीज का धुआं निकलता है, तो जाके कहां जमा होता है? वायुमंडल में। और वायुमंडल में दो गैस के रूप में जमा हो जाता है। ये गैस से SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों कहां जमा हो गई? वायुमंडल में। और वायुमंडल में क्या है? अरे जल है, H2O है, पानी है, बारिश होगा, बादल है, तो ये बादल के साथ रिएक्शन कर लेंगे और बना देंगे H2SO4 और HNO3। दोनों ही प्रबल अम्ल है। कैसे अम्ल है? अब मुझे बताओ, अम्ल है, एसिड है, और एसिड यदि गिर जाए, तेजाब देखा है आपने बहुत बार, तेजाब वो एसिड ही होता है। तेजाब के आप डायरेक्ट टच में आ जाओ, हाथ जल जाता है, कपड़े जल जाते हैं। तो याद रखना, ये तेजाब है, दोनों ही एसिड है, और इसलिए थोड़ा सावधानी से रहना। अब पहली बारिश में एसिड बरसेगा तो हम क्या हो जाएंगे? बीमारी होंगे, और क्या होंगे? और इसका इतना ज्यादा प्रभाव है कि आपके जितने भी आगरा के आसपास ईंट के भट्टे या फैक्ट्रीज थी, इससे जो आपका धुआं निकलता, और आगरा में जो अम्लीय बारिश होती, उससे ताजमहल तक क्या हो गया? डिग्रेड हो गया। किस वजह से?
इन अम्लों की वजह से। तो किसकी वजह से होती है? कौन सी गैस? कौन निकालता है? व्हीकल्स, जो आपके वाहन है वो, और आपके फैक्ट्रीज जो है वो, और इनसे आपके H2O से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? अम्ल। तो लिखिए, लिखिए वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। और वायु प्रदूषण में कौन कौन सी गैस का प्रदूषण? SO2 एवं NO2 के कारण वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। ऐसी बारिश क्या कहलाती है? ऐसी बारिश क्या कहलाती है? ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। पीएच याद रखना और गैस याद रखना। पीएच कितना से कम, और गैस कौन कौन सी? बहुत बढ़िया, SO2 और NO2। चलो तीसरे नंबर पर टैलेंटेड बच्चा ढूंढते हैं। बागाराम टैलेंटेड है? बागाराम नाम क्या है? बागाराम ही है? हाँ, अच्छा सुनील। और कौन है तो बागाराम? अच्छा वो वहां है, तुम भी बाड़मेर से? वो BSc सेकेंड ईयर में है। अच्छा जोधपुर है। सुनील बताएगा, देखते हैं जोधपुर वाले कितने टैलेंटेड होते हैं। सुनील खड़ा हो, आज पता चलेगा जोधपुर में कितना टैलेंट है। ओके, तो आप पूरा जोधपुर रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा बुरा लग सकता है, ध्यान से बताना। जो नॉर्मल बारिश होती है, नॉर्मल बारिश वो अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती है। जो नॉर्मल, ये तो अम्लीय वर्षा है। बाद में 5-7 बारिश होगी, नॉर्मल बारिश होती है, नॉर्मल, जहां कहीं प्रदूषण नहीं है, वो अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती है। जोधपुर वालों की यही खास बात है कि आंसर नहीं आता तो बताते नहीं, बैठ जा, बहुत बढ़िया। अरे मत बता, गलत बताएगा। ओके, ये भैया उदासीन बता रहे। इन भैया के सपोर्ट में कितने लोग हैं? हाथ खड़े कीजिए पूरे जो सपोर्ट में। ओके, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा आप कौन बोले? हल्की अम्लीय। अच्छा इन भैया के ये बोले थोड़ी हल्की अम्लीय होती है। इनके भैया के सपोर्ट में कौन कौन है? सिट, मैं हूं। अपन 3-4-5 जने। तो याद रखना, अम्लीय होती है। कैसी होती है? जो नॉर्मल बारिश होती है वो कभी उदासीन, अरे उदासीन होता है डिस्टिल वाटर, बाकी कोई सा भी वाटर उदासीन नहीं होता। तो कैसा होता है? अम्लीय। अरे भैया याद रखना, बहुत बढ़िया। नॉर्मल बारिश भी कैसी होती है? एसिडिक होती है। तो एक नोट करके लिखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है आरपीसी के द्वारा, तो हो सकता है बोर्ड पूछ भी ले तुम्हारे वापस। लेकिन सामान्य जल, सामान्य वर्षा जल भी अम्लीय होता है। सामान्य, नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामान्य वर्षा जल भी अम्लीय होता है। पीएच कितना होता है सामान्य वर्षा जल का? 5.6 से ज्यादा, 5.6 से ज्यादा। इनका कम होता है, अम्लीय का इससे थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्मल बारिश का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर नॉर्मल बारिश अम्लीय क्यों होती है? आया सबके? चलो इसके कारण जानते हैं। तो SO2 NO2 तो है ही नहीं, नॉर्मली तो होता नहीं है, वो तो प्रदूषण होगा तो होगा। लेकिन आपको पता है कि वायुमंडल में, एक बात ध्यान रखो, मैंने भी पढ़ाई, एग्रोनॉमी वाले भी पढ़ाएंगे, वायुमंडल में एक गैस होती है, कौन सी? CO2 कितनी होती है? ओके, अब वायुमंडल में है CO2 और वायुमंडल में है H2O, दोनों मिलके क्या बना दे? H2CO। और ये क्या है? एक एक दुर्बल अम्ल है, और इसकी वजह से मिट्टी, जल कैसा हो जाता है? अम्लीय। इसकी वजह से जल कैसा हो जाता है? तो नॉर्मल बारिश भी क्या होती है? अम्लीय। ये AA में पूछा गया क्वेश्चन है भैया कि नॉर्मल जल का पीएच कितना होता है? नॉर्मल बारिश के जल का पीएच कम होता है, क्यों? तो किसकी वजह से? और अम्लीय बारिश का जल पीएच कम होता है किसकी वजह से? SO2 NO2 की वजह से। लिख लीजिए। तुम AA बन सकते हो, कभी बन सकते हो प्रमोशन से। अरे सुपरवाइजर बन जाओ, प्रमोशन से AA तक चले जाओगे।
छोटी उम्र में बन जाओ सुपरवाइजर, 18 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र तक डब्ल्यू बन जाओगे। 18-19 साल की उम्र में बन जाओ सुपरवाइजर, तो जॉब करते 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 50 साल की उम्र तक क्या बन जाओगे? डब्ल्यू बन जाओगे। आईएएस बन सकते हो, उम्र के साथ आईएएस नहीं बन सकते, उम्र के साथ तो मौत आती है। आईएएस पढ़ के बन सकते हैं, तो वो फिर 18-19 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू करो तो बन सकते हो। मैं तो बोला वेट करने से कुछ कर सकते हो तो डब्ल्यू बन सकते हो, इंतजार करो, सुपरवाइजर बन जाओ फिर इंतजार करो, हाँ अब डब्ल्यू बनूंगा, ऐसे करते 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 बुढ़ापे के नजदीक जाओगे, मतलब रिटायरमेंट के पास, तो क्या बन जाओगे? डब्ल्यू। नहीं भी बनोगे तो सैलरी डब्ल्यू की जितनी हो जाएगी, जितना डब्ल्यू कमाता होगा उतना ही तुम कमाने लग जाओगे। लिख लिया? उसके लिए एक ही शर्त है कि 12th के जस्ट 1-2 साल बाद में जो भी वैकेंसी आए पहली, उसमें सेलेक्ट होके निकल जाओ। जितना वेट करोगे, सरकारी नौकरी जितनी लेट लगे, शादी जितनी लेट हो, दोनों में नुकसान है, ये रियल बता रहा हूं। सरकारी नौकरी जितनी लेट और शादी जितनी लेट, अब मैंने तो कर ली, सरकारी नौकरी नहीं लग रही ना, एक नुकसान तो हो ही रहा है? ओके, तो याद रखना, क्योंकि जितनी जल्दी सरकारी नौकरी उतना जल्दी प्रमोशन, सारा खेल है टाइम का उस लगने के बाद। या फिर आप वेट कर ही रहे हो तो फिर मन पसंद होना चाहिए, शादी में भी वेट करो तो मन पसंद, और यदि नौकरी में भी वेट करो तो नौकरी मन पसंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12th पास ही किया था ना, 10 साल वेट कर रहे हैं, 12th के बाद ही सुपरवाइजर लग गए, नहीं, आपने कुछ नहीं किया। फिर आप यदि 5-10 साल पढ़ रहे हो तो फिर नौकरी उस लेवल की होनी चाहिए, फिर शादी कर रहे हो उस लेवल की होनी चाहिए, दोनों में भी लेवल मैच होना चाहिए। ओके, मेरा तो शादी और नौकरी दोनों ही घर वालों के भरोसे है। चल अब लिखिए नेक्स्ट। अच्छा, ये कितने कारण हो गए? 5। पहले नंबर पे पैतृक पदार्थ, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे अम्ल वर्षा, नहीं ओनली अम्ल वर्षा। ओके, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट लिखिए, अम्लीय मृदाएं, अम्लीय मृदाएं बनने हेतु प्रक्रियाएं, अम्लीय मृदाएं बनने हेतु प्रक्रियाएं कौन कौन सी जिम्मेदार है, कौन कौन सी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है, प्रक्रियाएं कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबल है? ये बच्चा समझ गया सर, सही बात है, बच्चों की पढ़ाई भी लेट हो जाएगी, फिर लेट शादी तो लेट बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई लेट तो उनकी नौकरी लेट, तो उनका भी लाइफ लेट, तो आपकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ रहा है भाई। कितना भाई दिमाग लगाया इस छोरे ने, मतलब तुम लेट करोगे, अगली वाली पीढ़ी तुम्हें गालियां देगी, हैं? सही है, ये रियल बात है। आपके पिताजी की शादी में आपके परदादाजी भी बैठे थे, उनके पिताजी भी हो सके बैठे हो, समझ रहे? दो दो पीढ़ी तो पक्की बैठी थी। आज तुम्हारी पीढ़ी में बच्चों की शादी होगी ना, तो इतने, क्योंकि आप आजकल शादी कब करते? 30-35। उनका बच्चा जब 30-35 का होगा तब ऑलमोस्ट फैमिली सारी निपट चुकी होगी, क्योंकि अपनी 100 साल से ज्यादा उम्र होती नहीं है। तो ये देखो, हम न्यूक्लियर फैमिली होने का एक और रीजन ये भी है कि हम बहुत ज्यादा गैप ले लेते हैं। आप जितने भी आप बैठे हो यहाँ पे, सबसे पूछ लेना, कोई 10% लोगों के अलावा 90% के पिताजी की शादी 18 से 22 साल की उम्र में हो गई थी। 18 से 22 साल की, मतलब 12th करते ही शादी हो गई थी। और आज मुझे बताओ, कोई भी नहीं होगा जिनकी 12th के बाद शादी हो जाए, क्योंकि हाँ वो मेरी भी हुई है 12th के, मेरी 11th में हो गई मान ले, ठीक है, तो लेकिन नहीं होती, तो लेट ही हो रहे भाई। प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं, प्रक्रिया में 2 प्रक्रिया याद रखनी। कितनी प्रक्रिया याद रखनी है? एक पोर्टजोलीकरण, एक लेटरीकरण। मैंने समझा पहले ही रखी है, और मैंने वहां लिखा भी रखा है कि कैसी मृदाएं बनती है, अम्लीय। लिख दो 2 प्रक्रियाएं, पहले नंबर पे पोर्टजोलीकरण और दूसरे नंबर पे लेटरीकरण। सामान्य वर्षा का पीएच 5.6 से ज्यादा होता है, 5.6 से ज्यादा, और कम होगी तो अम्लीय वर्षा। लिख दिया? ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मृदा अम्लता के प्रकार। सुधार तो अभी बहुत लेट है,
पहले तो इफेक्ट पढ़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखो मृदा अम्लता का प्रकार। कितने प्रकार की मिट्टी अम्लीय होती है, स्टार पॉइंट कर देना। मृदा अम्लता का प्रकार, टाइप्स ऑफ सोइल एसिडिटी। कितने प्रकार की अम्लीय होती है मिट्टी? दो प्रकार के दुश्मन होते हैं, ध्यान रखना जीवन में। कितने प्रकार के? एक होते हैं प्रत्यक्ष दुश्मन, जो आपके सामने है कि भैया तुम बाहर निकल यहां से, फिर बताऊं रोड पे आता हूं, उस दुकान पे मिल, उस गली में, उस मार्केट में मिल, वो वाले दुश्मन है प्रत्यक्ष। एक होता है आपके साथ है, हो मेरा बेस्ट फ्रेंड कह के आपके साथ रहते हैं, और अंदर ही अंदर आपके साथ इतना दगा कर लेते हैं, धोखेबाज दोस्त, वो होते हैं अप्रत्यक्ष दोस्त। कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे मेरे दोस्तों से बचा लो भगवान, क्योंकि दुश्मनों से, जो प्रत्यक्ष दुश्मन है उनसे तो मैं खुद निपट लूंगा। तो ऐसे दोस्तों से जो दुश्मन के रूप में है, ध्यान रखना। जब कितने प्रकार के दोस्त है और दुश्मन नहीं कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और। ऐसे ही मृदा अम्लता भी दो प्रकार की। कितने प्रकार की? एक प्रत्यक्ष है कि हाँ पता है ये रही मिट्टी की अम्लता। एक ऐसी है जो दिखती लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो याद रखना कितने प्रकार की मृदा अम्लता? दो। पहले को बोलते हैं सक्रिय अम्लता। सक्रिय मतलब एक्टिव है, प्रत्यक्ष है। पहले को बोलते हैं सक्रिय अम्लता। कौन सी अम्लता? और दूसरे को बोलते हैं विनिमयशील अम्लता। कौन सी अम्लता? कितने प्रकार की अम्लता? पहले नंबर पे लिखिए सक्रिय अम्लता। सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी। क्या होती है सक्रिय अम्लता? जो प्रत्यक्ष है, मतलब यदि हम पीएच मीटर से पीएच ज्ञात करेंगे तो जिनका पीएच पता चल जाए वो कौन सी अम्लता? सक्रिय अम्लता। अच्छा, पीएच मीटर करता है, जो पीएच माप करता है वो मृदा के विलयन का करता है। किसका विलयन करता है? तो आप देखो, आपको पहले मिट्टी समझनी पड़ेगी। मिट्टी में कुछ तो होते हैं कण, क्या होते हैं? और कणों के बीच में होते हैं रंध्रावकाश, और रंध्रावकाशों में भरा होता है जल और वायु। तो मान लीजिए जल है, और जल आप सभी को पता है विलायक होता है, घोलता है। तो जल में कुछ आयन घुल गए। क्या घुल गए? आयन। अब यदि जल में घुले हुए आयन हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है बताओ? प्लस। और मिट्टी के कणों के ऊपर होता है माइनस। तो बहुत सारे हाइड्रोजन इसके ऊपर भी चिपक गए। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कितनी जगह पे है? एक तो विलियन में, अरे दोनों मिट्टी है, एक तो विलियन में और एक मिट्टी के कणों पर। वापस याद करो, मिट्टी में हाइड्रोजन कितनी जगह होते हैं? एक। और दूसरे हाइड्रोजन के मिट्टी के कणों पे। वापस याद करो, मिट्टी में, अच्छा मिट्टी अम्लीय होती किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से होती है ना। पीएच कम क्यों होगा? अरे भैया, किसी मिट्टी में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा तो पीएच, और किसी मिट्टी में हाइड्रोजन बहुत कम तो पीएच ज्यादा। एक दूसरे को उल्टे होते हैं। हाइड्रोजन ज्यादा तो पीएच, और पीएच हाइड्रोजन कम तो पीएच ज्यादा। अब यदि मिट्टी में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन किस में है? विलियन में। कहां है? और दूसरे कहां रह सकते हैं? कणों के ऊपर। तो विलियन में है उसको तो बोलते हैं सक्रिय अम्लता। कौन सी अम्लता? और कणों के ऊपर है उसको बोलते हैं विनिमयशील अम्लता। कौन सी अम्लता? तो वापस याद करो कितने प्रकार की अम्लता। यदि ऐसा क्वेश्चन ऐसा आएगा, मृदा के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के कारण कौन सी अम्लता उत्पन्न होती है? वापस सुनो, मृदा के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के कारण कौन सी अम्लता उत्पन्न होती है? मृदा के कणों के ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन से विनिमयशील। दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगी? कुल अम्लता। क्या हो जाएगी? अरे मैं बोलूं इस क्लास में 15 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए? 15 और 20 25 होते हैं। वाह बेटा वाह। ओके, लिखो सक्रिय अम्लता। सक्रिय अम्लता। अरे कोई नहीं, गलतियां हो जाती है, उदास नहीं होना है। नहीं होना है? कहां से? अब फिर तो कहां उदास होगा, ये तो आज 21 वाले हैं। ओके, लिखिए, मृदा के मृदा के विलयन में उपस्थित, मृदा के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के कारण, हाइड्रोजन आयनों के कारण
कारण उत्पन्न अम्लता सक्रिय अम्लता कहलाती है। कौन सी अम्लता कहलाती है? सक्रिय अम्लता। अगली लाइन लिखिए, लिखिए पीएच मीटर सक्रिय अम्लता का मापन करता है। कौन सी अम्लता का मापन करता है? तो पीएच मीटर से कौन सी अम्लता पता चलेगी? सिर्फ सक्रिय, विनिमयशील नहीं चलेगी, कुल भी नहीं चलेगी। तो लिखिए पीएच मीटर द्वारा सक्रिय अम्लता का मापन किया जाता है। पीएच मीटर के द्वारा सक्रिय अम्लता का मापन किया जाता है। अभी बताऊंगा कौन करता है दूसरे का, उसकी बात तो आने दे। अच्छा, अब देखो ये सक्रिय मिट्टी के विलयन में, और जड़ें भी कहां रहती है? मिट्टी के विलयन में। तो ये विलयन जड़ें भी विलयन में और ये भी विलयन में, तो ये पौधों के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। तो याद रखिए, क्या लिखिए, इसका प्रभाव पौधों पर प्रत्यक्ष होता है। इसका प्रभाव पौधों पर प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट इफेक्ट होगा। ठीक है, इसका प्रभाव पौधों पर क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। लिख दिया, डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। डायरेक्ट टच में है तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा। तीन बातें याद रखनी है। ठीक है, 4 नंबर पे इसमें लिखिए एक, लिखिए कुल अम्लता में इसका योगदान बहुत कम होता है। कुल अम्लता में इसका योगदान क्या होता है? बहुत कम होता है। कुल अम्लता में इसका योगदान बहुत कम होता है। तो 4 बातें वापस ध्यान रखना सक्रिय अम्लता में। पहला, हाइड्रोजन किसमें है? विलयन में। दूसरा, पीएच मीटर द्वारा मापन होता है। पादप पर प्रभाव कैसा है? पादप पर प्रभाव कैसा है? प्रत्यक्ष है। और 4 नंबर पे याद रखना है कि इसका योगदान कुल में क्या है? कम है। इसका योगदान कुल अम्लता में सबसे कम होता है। दूसरे नंबर पे लिखिए विनिमयशील अम्लता। विनिमयशील अम्लता। अब देखो एक बात और समझ देता हूं, क्वेश्चन आ जाए सक्रिय अम्लता होती है, सक्रिय अम्लता होती है, और ऑप्शन आए, ध्यान से सुनना, ऑप्शन आए ए बी सी डी। विलयन में हाइड्रोजन, विलयन में एल्यूमिनियम, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे? गलत हो जाएगा। अब याद रखना है कि एल्यूमिनियम एक ऐसा तत्व है जो डायरेक्टली अम्लीय नहीं करता मिट्टी को, लेकिन ये हाइड्रोजन के पैदा होने को, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को, हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग को, हाइड्रोजन के मिट्टी में आने को प्रभावित करता है। मतलब खुद नहीं पर इफेक्ट डालता पौधे पे, लेकिन ये ज्यादा होगा तो मिट्टी में हाइड्रोजन भी ज्यादा होंगे। अरे हाइड्रोजन और इनके दोनों के बीच में दोस्ती है कि हाइड्रोजन कहीं जाएगा तो एल्यूमिनियम को साथ लेके जाएगा, और एल्यूमिनियम कहीं जाएगा तो हाइड्रोजन को भी। अब मैं बोलूं कि भैया दिल्ली में मोदी जी है, पहली बात, और दूसरे नंबर दिल्ली में अमित शाह है। अब मैं बोलूं दिल्ली में मोदी जी है, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों साथ रहते हैं, गृह मंत्री है, मुख्य प्रधानमंत्री है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में रहते होंगे। तो एक बात बोलूं तो दूसरी अपने आप समझ में आ जाती है। अब आवाज आ रही है अंदर, कोई बाहर से बोलेगा अंदर क्लास चल रही है, तो कोई पूछेगा मूर्ख आदमी के बच्चे बैठे हैं कि हाँ क्लास चल रही है, तो टीचर भी है। अब क्लास चल रही है तो टीचर, तो ये कॉमन सेंस है। तो याद रखना, हम दोनों साथ रहते ना, जैसे अपन दोनों का साथ है ना, वैसे ही हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम का भी क्या है। तो जहां पे भी हाइड्रोजन की बात करें, एल्यूमिनियम भी साथ में याद रखना है। आगे बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों याद रखने, हाइड्रोजन की वजह से भी होती है, और तो याद सबसे ऊपर टॉप पे छत पे लिखो एक बात। अरे फिर दिक्कत हो गई मेरे दोस्त के, क्या नाम है? राहुल? अंकित, अंकित जी, ओके, सॉरी, ओके। लिखिए, लिखिए मृदा अम्लता,
मृदा अम्लता हेतु हाइड्रोजन के अलावा एल्यूमिनियम आयन भी उत्तरदायी होता है। एल्यूमिनियम आयन भी उत्तरदायी होता है। हाइड्रोजन तो है ही, लेकिन उसके अलावा और कौन सा आयन है? एल्यूमिनियम आयन। ये ज्यादा होगा तो मिट्टी ज्यादा अम्लीय, ये कम होगा तो मिट्टी कम अम्लीय। या ऐसे कह सकते हैं कि मिट्टी ज्यादा अम्लीय तो ये ज्यादा, और मिट्टी कम अम्लीय तो ये कम। इन दोनों का अम्लता के साथ बहुत संबंध है। अम्लीय ज्यादा तो हाइड्रोजन ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा तो अम्लीय भी ज्यादा। वापस लिखवाऊं? ओके, तो लिखिए मृदा की अम्लता हाइड्रोजन के अलावा एल्यूमिनियम आयनों के कारण भी होती है, या फिर हाइड्रोजन के अलावा एल्यूमिनियम आयन भी उत्तरदायी होते हैं। कुछ भी लिखो। समझ में आ गई बात? अब दूसरे नंबर पे कौन सी अम्लता? विनिमयशील। अब विनिमयशील है तो मृदा के कणों पे कौन? या हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम। तो लिखिए ऐसी मृदा अम्लता, ऐसी मृदा अम्लता जो मृदा कणों पर उपस्थित, जो मृदा कणों पर उपस्थित हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम आयनों के कारण होती है, आयनों के कारण होती है। ऐसी मृदा अम्लता जो मृदा कणों पर उपस्थित हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम आयनों के कारण होती है, विनिमयशील मृदा अम्लता कहलाती है। कौन सी मृदा अम्लता? विनिमयशील। विनिमयशील मृदा अम्लता कहलाती है। पीएच मीटर द्वारा ज्ञात नहीं, पौधों पर सीधा प्रभाव और इसका योगदान सबसे ज्यादा। तीनों लाइन लिख लो। पहले नंबर पे लिखो एक लाइन कि पीएच मीटर द्वारा इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। पीएच मीटर की सहायता से इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। वापस बोल रहा हूं, पीएच मीटर की सहायता से, पीएच मीटर की सहायता से इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है? हाँ, यही क्वेश्चन था भैया का, और वो क्वेश्चन का आंसर है बफर विधि। कौन सी विधि? बफर विधि। और ये जब सुधार करेंगे अपन तब वापस इसका जिक्र होगा। मैं बता रहा हूं, जब हम सुधार की बात करेंगे तब वापस इस विधि का जिक्र होगा, जहां अपन अच्छे से इसको पढ़ेंगे। एक बफर विधि आई, सू मेकर बफर विधि। जैसे हम सू नोवर विधि से क्या ज्ञात कर रहे थे? सू नोवर विधि से क्या ज्ञात करते थे? जिप्सम मांग। किसकी मांग? रिचार्ड्स विधि से क्या ज्ञात कर रहे थे? निक्षालन मांग। ऐसे एक आएगी सू मेकर विधि, जिससे हम करेंगे लाइम रिक्वायरमेंट, चूना मांग जो है वो भी याद करेंगे। छोड़ो ये, अभी ज्ञात करने की विधि लिख लो। लिखो पीएच मीटर द्वारा इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ज्ञात करने की विधि कौन सी है? बफर विधि। लिख लो, ज्ञात करने की विधि बफर विधि। दूसरे नंबर पे लिखो पादपों पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। सीधा कोई इफेक्ट नहीं है। ये ऐसे दुश्मन है जो छुपे रुस्तम है, दोस्त के भेष में जो होते हैं दुश्मन, वैसे वाले। तो लिखो इनका प्रभाव पादपों पर अप्रत्यक्ष होता है। इनका प्रभाव पादपों पर, या पादपों पर इनका प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है। पादपों पर इनका प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है। और 4 नंबर पे पॉइंट लिखो इसी के अंदर। क्या लिखोगे? कुल अम्लता में इसका योगदान सर्वाधिक होता है। कुल अम्लता में इसका योगदान सर्वाधिक होता है, मतलब ये ज्यादा है और सक्रिय अम्लता कम है। कुल अम्लता में इसका योगदान सर्वाधिक होता है। समझ गए? 4 नंबर पे। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मृदा अम्लता का प्रभाव। पहले नंबर पे मृदा अम्लीय क्या होती है वो पढ़ा, बनने के कारण पढ़े, प्रक्रियाएं पढ़ी, अम्लता के प्रकार पढ़े। अब 5 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं मृदा अम्लता का प्रभाव पौधों पर, मिट्टी पर, मेरे पे, आप लोगों पे, क्लास पे, कोचिंग पर। इस मृदा अम्लता का क्या प्रभाव? सब पे पढ़ रहा है, बता दो मैं।
हर एक वस्तु पे मर्दा मल्दा का प्रभाव पड़ रहा है। आप में से आप कोई बोलते हैं कि सर मेरे ऊपर कोई मर्दा मल्दा का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपको पता नहीं है। इस प्रकृति में अमेरिका में भी कोई चीज हो रही है, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो आपको लगता है कि वो युद्ध कर रहे हैं, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। गाजा वाले और अपने इजराइल वाले युद्ध कर रहे हैं, तो अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन नहीं, उनके युद्ध से हम सबको प्रभाव पड़ रहा है। अपन सबकी जो लाइफ है वो कम हो रही है। बताओ कैसे हो रही है। अरे भैया, वो प्रदूषण फैला रहे हैं, वो जो आपका पूरा का पूरा संतुलन है प्रकृति का, वो खत्म कर रहे हैं। तो अरे बहुत सारी चीजें, प्रकृति के संतुलन में मानव की जनसंख्या कम होगी ना तो भी प्रभाव पड़ेगा, और मानव की जनसंख्या बढ़ेगी तो भी प्रभाव पड़ेगा। असमय मानव की मृत्यु होगी तो भी प्रभाव पड़ता है, और यदि बहुत लंबे समय में मानव जिंदा रहने लगे तो भी प्रभाव पड़े। तो इस प्रकृति को ना तो अश्वत्थामा चाहिए और ना ही गर्भ में मरने वाले शिशुओं की संख्या चाहिए। इसको चाहिए 100 साल की, 90 साल की, 70 साल की जो नॉर्मल आयु है वो हर आदमी की होनी चाहिए, तब तो संतुलन बना रहेगा। वरना ये प्रकृति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाए। ये रियल बात है। तो मर्दा अमलता बली यहाँ की है, विश्व के किसी कोने की है, किसी कोने में युद्ध हो रहा है, कहीं पे भी CO2, कहीं पे भी फैक्ट्री CO2 प्रोड्यूस कर रही है, तो हर एक का नेगेटिव इफेक्ट समान मात्रा में सबके ऊपर होता है। जो सबसे ज्यादा नजदीक है उस क्षेत्र के, उस पर ज्यादा होता है, और जो दूर है उन पे कम होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ हम उत्तरदायी थोड़ी है, हमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है, जो विकसित देश है। जो विकसित देश है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, आपका चाइना हो गया, ये बहुत ज्यादा उत्तरदायी है। अपने उत्तरदायी हैं, लेकिन हम उतने नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या कितनी ज्यादा है, उनकी जनसंख्या नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, जो आपकी IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने कहा कि जब भी ऐसा कुछ होता है, मान लो कोई प्रदूषण कर रहा है आदमी, तो उससे पैसे ले लो। क्या मुझे बताओ, पैसों के बदले प्रदूषण कमाया जा सकता है, कम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अमेरिका अमीर देश है, वो अपने वहां फैक्ट्री लगाता है और उसके लिए वो कंपेंसेशन के लिए पैसे दे देता है। तो वो बोलता है हम कितने प्रदूषण, हम तो पैसे दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत गलत पॉलिसी है। मैं बोलूं कि आप पानी ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो बोले सर क्या है, मैं तो इलेक्ट्रिक सॉरी पानी का बिल भर रहा हूं। मैं बोलूं आप दिन में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज कर सकते, ये मॉरल ड्यूटी है आपकी। बिल भरने से आप इसको, ऐसा नहीं है कि किसी ने बिल भर रखा है तो दिन भर AC ऑन रखेगा, कोई अमीर है तो ऐसा नहीं कर सकता। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आपको बंद, क्योंकि आज यहां AC काम कर रहे हैं तो आने वाली, क्योंकि जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, उनको वापस AC नसीब। रियल बात है। आज से 100 साल पहले अपने दादाजी कहीं यदि याद हो तो उनसे फोन करके बोलना कि दादाजी आप कभी बिस्लरी पानी की बोतल जानते थे क्या। और आज आप सब, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कभी बाइक बस में बैठे या ट्रेन में बैठे तो पानी की बोतल खरीदे नहीं, सब खरीदते हैं। कोई घर से पानी, और पहले के लोग दिशावर चले जाते थे, मतलब देश विदेश चले जाते थे और घर से लेके जाते थे पानी का जो भी आपका साधन था, और रास्ते में और भरते कहीं खरीदने का काम। बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं अपन, धीरे धीरे अपन पूरे के पूरे बदल जाएंगे। फिर अपन यहाँ एक बॉक्स रखेंगे पीछे जिसमें ऑक्सीजन होगी, मास्क रहेगा। और रियल, कल की मूवी देखी आपने,